नमस्कार। राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस को राजनीति करने का मौका मिल गया, लेकिन इससे बेपरवाह ईडी ने भाजपा के एक और बड़े नेता के घर पर छापेमारी की है। इस वक्त जब मैं विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं, तब भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। दुर्ग के एक बड़े कारोबारी चतुर्भुज राठी, इनका नाम विधानसभा चुनाव में टिकट की दौड़ में काफ़ी आगे चल रहा था। दुर्ग जहां से गजेंद्र यादव इस वक्त मंत्री हैं, विधायक हैं, इसी दुर्ग विधानसभा के दुर्ग शहर में चतुर्भुज राठी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। भारतमाला परियोजना रोड निर्माण के लिए जमीन मुआवजे को लेकर घोटाले की जांच के दौरान ईडी को जो इनपुट मिले, उसके बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई के अलावा भाजपा से जुड़े अन्य कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर लगातार ईडी की ऐसी ही छापेमारी जारी है। दुर्ग में अमर बिल्डर यानी अमर इंफ्रा के संचालक हैं चतुर्भुज राठी। इनके ठिकानों पर छापेमारी की कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं। ये छापेमारी भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए मुआवजा घोटाले में भाजपा कांग्रेस के विधायक और दिग्गज नेताओं के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। ईडी ने इन नेताओं की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में कुछ गहरी बातें सामने आई है। कई नेताओं ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए अपने रिश्तेदार और अपने करीबियों के नाम पर करोड़ों रुपए का मुआवजा उठा लिया है। शुरू में तो यह घपला घोटाला सिर्फ 74 करोड़ का समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये मामला 500 करोड़ से ज़्यादा का है। 12 जिले के कलेक्टरों की भूमिका पर आशंका प्रकट की जा रही है, जिसमें 6 जिले के कलेक्टर सीधे तौर पर रडार में हैं। उनके आगे पीछे का इतिहास खंगाला जा रहा है। उनके करीबियों की संपत्ति के बारे में भी पतासाजी की जा रही है। ईडी जब छापेमारी करती है तो बहुत लंबी तैयारी से आगे आती है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही 47 बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिसमें 26 आईएएस, 6 आईपीएस, 15 वन विभाग के अधिकारी सीधे तौर पर दोषी पाए गए हैं। ऐसे दोषियों के विरुद्ध तगड़ी कार्रवाई चल रही है। हालांकि वो अलग अलग मामले हैं। फिलहाल भारतमाला परियोजना के अलावा ईडी की कुछ और छापेमारी भी चल रही है। शराब घोटाले वाले मामले में भिलाई में गोविंद मंडल की फैक्ट्री की जांच जारी है। इसी तरह बिलासपुर के एक नामी सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और सदर बाजार के श्री राम ज्वेलर्स पर भी ईडी के 10 से ज़्यादा अधिकारी छापेमारी में शामिल हैं। यह कार्रवाई शराब घोटाले में फरार आरोपी विकास अग्रवाल के सिंडिकेट से जुड़े तार खंगालने के लिए की जा रही है, जो कि अनवर ढेबर का करीबी और विवेक अग्रवाल का भाई बताया जा रहा है। ये शराब घोटाले वाली छापेमारी तो अलग है, गोविंद मंडल इसमें एक प्रमुख भूमिका में है। इसके बारे में हमने विस्तार से पहले भी बताया था। फिलहाल भारतमाला परियोजना से जुड़े हुए मुआवजा घोटाले के मामले में ईडी ने अपनी ओर से रायपुर, कोरबा, धमतरी, बिलासपुर और दुर्ग के तत्कालीन कलेक्टरों की भूमिका को विशेष रूप से जांच कर रही है। पकड़े गए कुछ आरोपियों ने साफ तौर पर इन कलेक्टरों और बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लिया है, जिससे मिलीभगत करते हुए ये भारी पैमाने पर घोटाला किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ की आर्थिक अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले मामले में एफआईआर दर्ज की है। जाँच के बाद तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में न केवल एसडीएम, आरआई, पटवारी, जमीन दलाल, नेता, कारोबारी यानी एक पूरा सिंडिकेट मिलकर मुआवजा लूटने के काम में लगा था। हर कोई मिल बांट कर खा रहा था, एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखा जा रहा था। अब इस मामले में भाजपा से जुड़े हुए लोग, जिसे भाजपा का नेता कहा जाता है, दरअसल नेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोटा पैसा होता है तो वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़ता है और उनके पैसे के हिसाब से उन्हें नेता की पदवी दे दी जाती है। समाज में यही पैमाना होता है, ज़्यादा पैसे वालों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। अब ज़्यादा पैसे वाला कोई मामूली कार्यकर्ता तो कहलाना पसंद करेगा नहीं। बड़े बड़े विज्ञापन देखकर ऐसे लोग स्वयंभू नेता भी बन जाते हैं। अब उनकी नेता नगरी का पूरा हिसाब लिया जा रहा है। ईडी से लेकर ईओडब्ल्यू और यहाँ तक इनकम टैक्स ने भी लगातार छापेमारी की है। चतुर्भुज राठी के ठिकाने पर 2024 में भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी, लेकिन अब की बार जो भारतमाला मुआवजा घोटाले मामले में जांच हो रही है, वहां कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसी तारतम्य में कोरबा के 3 पुराने कलेक्टरों की भूमिका को भी गहराई से समझा जा रहा है, जिसमें 2019 से लेकर 2021 तक
किरण कौशल का कार्यकाल था, उनके कार्यकाल में हुए भू अर्जन और उसके बाद बदले में दिए गए मुआवजे की प्रक्रिया की जांच की जा रही है। आरोप है कि इस दौरान भी कागजों में फर्जी संरचनाएं दिखाकर करोड़ों का गलत मुआवजा बांटा गया। इसी तरह 2021 से लेकर 2022 तक रानू साहू भी कोरबा की कलेक्टर थी। डीएमएफ घोटाले वाले मामले में भी 40% कमीशन खाने का उन पर आरोप लगा। इस मामले में भी वो जेल गई। वैसे उनका नाम कोयला लेवी घोटाले वाले मामले में भी आया। इनके बाद जून 2022 से लेकर जून 2023 तक संजीव झा भी कोरबा के कलेक्टर रहे। इनके कार्यकाल में भी मुआवजे की प्रक्रियाओं का निरंतरण हुआ, विशेष रूप से भारतमाला परियोजना और इसके अलावा भी अन्य विकास कार्यों के लिए भू अर्जन हुआ। संजीव झा की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई। इससे पहले वो समग्र शिक्षा के हाल में ही एमडी थे। पाठ्य पुस्तक निगम में भी वो एमडी थे। पाठ्य पुस्तक निगम में कागज की कीमत बढ़ाकर पार्टी को दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही राजा पांडे चेयरमैन बने तो उसके बाद छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में 30 से 35 करोड़ का फायदा हुआ, क्योंकि तब कागज सस्ती दरों पर उपलब्ध हो गए। यानी संजीव झा की देखरेख में महंगा कागज खरीदा जा रहा था। यही संजीव झा कोरबा में भी कलेक्टर थे। तो कुल मिलाकर भारतमाला परियोजना में जो मुआवजा घोटाला हुआ है, उसमें यदि टाइमिंग की बात की जाए तो भूपेश बघेल की जब सरकार थी उसी दौरान ये बड़े बड़े घोटाले हुए। उसमें कुछ भाजपा से जुड़े थे, कुछ कांग्रेस से जुड़े थे, कुछ बड़े अधिकारी थे, दलाल थे। कुल मिलाकर हर किसी को सरकारी संरक्षण उपलब्ध था। जब हम भूपेश बघेल की बात करते हैं तो कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने भूपेश बघेल को ही टारगेट किया है। दरअसल ये पूरा खेल टाइमिंग का है। जिस समय जो घोटाले हुए वो उजागर हो रहे हैं। क्या यह संयोगी माना जाए? गाय से लेकर गोबर, राम से लेकर रामायण, शराब, सीजीपीएससी, कोयला, ढेर सारे मामले हैं। ये सब घोटाले भूपेश बघेल के शासन में हुए। खुद भूपेश बघेल भी महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी हैं। पहले ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की, बाद में सीबीआई ने दर्ज की। उनके परिवार के लोग भी जेल गए, करीबी मंत्री भी जेल गए। उनके सेक्रेटरी टामन सिंह सोनवानी अभी भी जेल में है। डिप्टी सेक्रेटरी सौम्य चौरसे के बारे में हर कोई जानता है। ऐसे में क्या संयोग कहा जाए? जब अपराध और पाप किया है तो हमारी भूमिका वहाँ दृढ़ता के साथ सच्चाई बताने को होती है। जो बातें हम तथ्यों और सबूत और प्रमाण के आधार पर बता रहे हैं वो सारे घोटाले हैरान करने वाले हैं। आप सोचिए, जब तक भूपेश बघेल की सरकार थी, ईओडब्ल्यू और एसीबी की क्या भूमिका थी? क्या सीबीआई की एंट्री थी? हालांकि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही थी। यदि बीते साल मई 2025 की बात कर ली जाए तो ढेर सारी शेल कंपनियों के बारे में जानकारी मिली। शराब घोटाले की जो भारी भरकम रकम आती थी, जो नोटों का पहाड़ तैयार होता था, उसे बैंक में तो रख नहीं सकते थे। तो ऐसे में शेल कंपनी का सहारा लिया गया, जिसमें भिलाई के गोविंद मंडल की भूमिका सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय बताई गई। इसके ठिकाने पर पहले भी छापेमारी हुई और अभी आज की तारीख में भी गोविंद मंडल की फैक्ट्रियों ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। 2018 तक ये व्यक्ति 30-32 हज़ार की नौकरी करता था। इस बारे में मैंने विस्तार से एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है। गोविंद मंडल की आज की तारीख में 6 से 7 फैक्ट्रियां हैं। बताया जाता है 200 से 300 करोड़ का टर्नओवर है। 19 मई 2023 में ईओडब्ल्यू ने जब गोविंद मंडल के ठिकाने पर छापेमारी की थी, उसके साथ 38 और ठिकानों पर भी छापेमारी की थी, जिसमें कई ज्वेलरी, निवेश और प्रॉपर्टी के अलावा लेन देन के दस्तावेज, डिजिटल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ 90 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। तब गोविंद मंडल के अलावा सुरेश केजरीवाल के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई थी। ये सुरेश केजरीवाल अचानक कई बीमार कंपनियों को खरीदने लगा। इसके बारे में बताया गया कि अचानक इसकी हलचल बढ़ गई। जब भूपेश बघेल का शासन था तो एक प्रशांत अग्रवाल एसपी हुआ करते थे दुर्ग के, जो बाद में रायपुर के भी एसपी बनाए गए। ये प्रशांत अग्रवाल का नाम महादेव सट्टा वाले मामले में आया था और ये प्रशांत अग्रवाल सुरेश केजरीवाल के बेटे विशाल केजरीवाल का साड़ू है। जांच इस बात की जा रही थी कि क्या प्रशांत अग्रवाल जो महादेव सट्टा वाले मामले में आरोपी हैं, आईपीएस अधिकारी की भूमिका कहीं अपने रिश्तेदारों के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में तो नहीं थी। इसी केजरीवाल के एक और सहयोगी हैं बंशी अग्रवाल, इनके ठिकाने पर भी भिलाई के नेहरू नगर में छापेमारी हुई। ये समाज सेवी कहलाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर संजय गोयल जो कि स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इसी तरह फैब्रिकेशन उद्योगपति अशोक अग्रवाल और उनके दामाद सौरभ अग्रवाल, विनय अग्रवाल के अलावा कारोबारी मनीष जैन, सेक्टर 2 भिलाई के मिथिलेश उर्फ पिंटू, कमल अग्रवाल,
बिल्डर मध्यानी सहित ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। इन्हें कांग्रेस या भाजपा के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो अपराध करता है वो अपराधी होता है, जो कारोबार करता है वो कारोबारी होता है। इस पर यदि कोई नेतागिरी का चोला ओढ़कर खुद को अगर नेता बताने लगे तो ऐसे अपराधी मौजूदा दौर में बदले हुए हालात में बच नहीं पा रहे हैं। ईडी अपना काम कर रही है, ईओडब्ल्यू भी पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है। वैसे कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे नक्सलियों को पहले भी समाप्त किया जा सकता था, लेकिन बदले हुए हालात में मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उसी पुराने सिस्टम ने अपने आप में कुछ बदलाव लाया, ईमानदारी से पहल की गई और सारे अपराधी जेल जा रहे हैं। जिन्होंने अपराध किया उनके अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं, अच्छे लोग सिस्टम से जुड़े, राजनीति से जुड़े। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। कुछ नए अपडेट के साथ, नए खुलासे के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। नमस्कार।